Good evening aspirants, welcome to Coachup ISE learning platform. My name is Manish Shukla और मैंने आपके लास्ट सेशन में मैप मेकिंग एक्सरसाइज कराई थी एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाले मॉड्यूल में। आई होप आप लोगों ने मैप की प्रैक्टिस करी होगी। तो आज हम उससे आगे देखते हैं, चैप्टर 5 में एंट्री करते हैं। तो चैप्टर 5 है आपका, वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल या डोमेन्स होते हैं। पहला है आपका लिथोस्फीयर या भूमंडल, दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल, थर्ड है आपका एटमॉस्फेयर या वायुमंडल और फोर्थ है आपका बायोस्फीयर या जैवमंडल। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लिथोस्फीयर से। अब मैं ये स्लाइड पढ़ने का आपको कुछ टाइम देता हूं, आप इसको देख लीजिए पहले। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर की। तो पृथ्वी की अवसंरचना की बात अगर करें तो जो अर्थ होता है वो कई लेयर से या कई परतों से मिलकर बना होता है। जो अर्थ की सबसे भीतर की लेयर होती है वो होती है कोर, इसको हम इनर कोर भी बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका इनर कोर। उसके जो बाहर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं आउटर कोर, ये है आपकी आउटर कोर। ठीक है, उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल, ये है आपका मेंटल वाला पोर्शन। ठीक है, ये है आपका मेंटल वाला पोर्शन। और सबसे ऊपर जो सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ की क्रस्ट, ये है आपका क्रस्ट वाला पार्ट। अब अर्थ की जो क्रस्ट होती है और मेंटल का सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको अगर सीधे शब्दों में बात करें तो अर्थ की क्रस्ट को और उस क्रस्ट के ऊपर जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसको मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, उसको लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे लिथोस्फीयर क्या है, ये है लिथोस्फीयर। ठीक, ये आपका जो पार्ट है, ये पार्ट है आपका लिथोस्फीयर का पार्ट। ठीक है, ये है आपका लिथोस्फीयर। अब ये जो लिथोस्फीयर या भूमंडल जो है वो कहीं कहीं कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर होता है और कहीं कहीं इसके ऊपर लिथोस्फीयर के ऊपर वाटर बॉडी होती है। ठीक, तो ये देखिए, ये वाला जो लिथोस्फेरिक पार्ट है, ये वाला जो लिथोस्फेरिक पार्ट है, यहां पे ऊपर क्या है, कॉन्टिनेंट है कि नहीं, महाद्वीप है कि नहीं। ठीक, और किसी किसी लिथोस्फीरिक पार्ट के ऊपर, जैसे इस वाले लिथोस्फीरिक पार्ट के ऊपर क्या है, ये देखिए आपको ये ग्रीन में दिख रहा होगा, क्या है, वाटर बॉडी। ठीक है, तो हमने बात करी है कि जो अर्थ का सरफेस होता है उसके 2 मेन डिवीजन होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 मेन डिवीजन है। एक कौन सा है आपका, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जहां पर हम ओशियनिक या सी लेवल से ऊपर हैं, और दूसरा वाला ये वाला लिथोस्फीयर का पार्ट जिसके ऊपर क्या है, वाटर बॉडी है। क्लियर। तो लिथोस्फीयर या भूमंडल के 2 पार्ट होते हैं। एक होती है आपकी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, ठीक है, महाद्वीपीय भूमंडल, और दूसरा होता है आपका ओशियनिक लिथोस्फीयर या महासागरीय भूमंडल। कहने का मतलब एक पार्ट महासागरीय भूमंडल का मतलब लिथोस्फीयर का वो पार्ट जिसके ऊपर वाटर बॉडी है। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी ओशियनिक लिथोस्फीयर। ये वाला कौन सा है, आपका कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है आपका, इसके ऊपर है आपका सॉलिड लैंड, जहां पे कोई हम लोग रहते हैं, आराम से रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सी लेवल, ये आपको सी लेवल दिख रहा है, इससे ऊपर है, इसलिए हम यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। तो हमने क्या अभी तक बात करी, हमने बात करी लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, तो जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है, अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जो कि सॉलिड होती है, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक, ये देखिए, इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, जो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है। ठीक, क्रस्ट और सॉइल को मिलाकर लिथोस्फीयर बनता है। फिर 2 मेन डिवीजन इसके कौन कौन से हुए, एक तो ये वाला हुआ
कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, ठीक, और दूसरा एक वैसा लिथोस्फीयर जिसके ऊपर वाटर बॉडीज हैं, जिसके ऊपर देखिए ये वाटर बॉडीज हैं, ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी वाटर बॉडी, तो ये ओशियानिक लिथोस्फीयर हो गई। क्लियर हो गया आपका? आप इसको इस वाले उससे भी दे सकते हैं। देखिए ये है आपका अर्थ, ठीक है, इसका एक सेक्शन ले दिया गया है। तो सबसे बीच वाली लेयर कौन सी है आपकी? इंटरनल कोर, ये है आपकी सबसे बीच वाली लेयर। उसके ऊपर कौन सी है? आउटर कोर, ये वाली, ये आउटर कोर वाली। उसके ऊपर आपका मेंटल, ये है आपका मेंटल, ठीक, ये वाला आपका मेंटल वाला पार्ट। और सबसे ऊपर कौन सा पार्ट है? ये जो ये वाला पार्ट है, ये है आपका लिथोस्फीयर या क्रस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्रस्ट के ऊपर कहीं सॉलिड लैंड होगा आपका, कॉन्टिनेंट होगा तो वो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर हो जाएगी, और कहीं पे वाटर बॉडी होगी तो ओशियानिक लिथोस्फीयर हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसको क्रॉस सेक्शन लेके भी बताया गया है। ये है आपका इनर कोर, ये है आपका इनर कोर, ये है आपका आउटर कोर, ये है आपका मेंटल, और ये है आपका ये वाला पार्ट जो है, ये है आपका लिथोस्फीयर वाला पार्ट। अब इस लिथोस्फीयर के ऊपर कहीं पे क्या है? कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, और कहीं पे क्या है? ये वाटर बॉडी वाला पार्ट है। तो ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर हो गया, और ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर हो गया, और ये ओशियानिक लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसको मैं डिटेल में, जो आगे आने वाली क्लासेस हैं आपकी, जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, वहाँ पे जब हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम जाएंगे तब वहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि अर्थ कैसे बनी, क्यों उसमें अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं, हर एक लेयर की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अर्थ का जो क्रस्ट या जो लिथोस्फीयर है उसकी क्या डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या मिनरल कंपोजिशन है, तो वो सब हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बट अभी क्योंकि हम 6th स्टैंडर्ड पे हैं, 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको अभी अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा 6th लेवल के स्टैंडर्ड पे। बट ये डिटेल आपकी आगे आने वाली क्लासेस में होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमने अभी बात करी थी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर की, तो अब बात करेंगे हम इस स्लाइड में कॉन्टिनेंट्स की या महाद्वीप की, ठीक। तो आप इस स्लाइड को एक बार ढंग से देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये तो बेसिक आप लोगों को पता ही होगा कि कितने महाद्वीप हैं, कितने मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, हर एक कॉन्टिनेंट का जो स्टार्टिंग का लेटर होता है और जिस लेटर से वो एंड होता है वो एक होता है। देखिए एशिया में ए और ए, यूरोप में ई और ई, ठीक। तो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ठीक है। ये 7 आपके मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका एशिया, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी एटलस अपने साथ रखिए,
क्योंकि अब हम एक एक कॉन्टिनेंट की बात करेंगे और वहाँ जैसे मैं एशिया के बारे में बताऊंगा तो आप अपनी एटलस अपने साथ रखिए, उसमें चीज़ों को डिफरेंट फीचर्स को साथ साथ में मेरे ट्रेवर्स करते जाइएगा, ठीक है। तो एटलस जरूर अपने साथ में रखें इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले। तो ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हो गए आपके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे पहले बात करें एशिया कॉन्टिनेंट की। एशिया कॉन्टिनेंट की तो कहां है इस मैप में एशिया, आप देखिए कहां पे है। अभी मैंने दिखाया था आपको क्लियरली, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है, एशिया का पार्ट, ये है एशिया कॉन्टिनेंट। कौन कौन सी कंट्रीज हैं एशियन कॉन्टिनेंट में? मेजर इंडिया, चाइना, ठीक है। इधर वेस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, ये आपका मंगोलिया, कोरियन कंट्रीज, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज आपकी कहां पे आती हैं, किस कॉन्टिनेंट में आती हैं? एशियन कॉन्टिनेंट में आती हैं। एशियन जो कॉन्टिनेंट है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वो एशियन कॉन्टिनेंट है। ये जो टोटल लैंड है अर्थ का, उसका 1/3 तो केवल और केवल एशियन कॉन्टिनेंट कवर करता है, ठीक। फिर द कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एशिया जो महाद्वीप है वो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो मैंने आपको जब लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था, देशांतर पढ़ाया था, तब बताया था कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। मैंने बताया था वहां पे जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसके ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और उसके वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो एशियन कॉन्टिनेंट कहां पड़ रहा है? एशियन कॉन्टिनेंट कहां पड़ रहा है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट में पड़ रहा है, पूर्व में पड़ रहा है, तो इसलिए एशिया कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट बात करें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, मैंने आपको बताया था इसको बहुत डिटेल में मैप वाले लेक्चर में, फिर से बताता हूं। ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ये पास होती जा रही है। ये देखिए, ये था आपका एशियन कॉन्टिनेंट, यहां पे इंडिया से होकर गई, उसके बाद ये आपका म्यांमार वाले पार्ट से होकर गई और ये निकल गई। तो ये एशियन कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही है कि नहीं? इक्वेटर क्या एशियन? अब और बात करें हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में, इंडिया से होकर गुजरती है, आपके चाइना के कुछ पार्ट से होकर गुजरती है, जो सदर्न चाइना वाला पार्ट है। तो यहां से होकर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा एशियन कॉन्टिनेंट में जरूर ट्रेवर्स होती है। आप अपने मैप में भी इसको एक बार देखिए कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन एशिया कॉन्टिनेंट में कहां कहां से होकर गुजरती है। साथ साथ में ये प्रैक्टिस करते रहें तो आसानी रहेगी। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है कि एशिया इज सेपरेटेड बाय यूरोप फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स। एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को क्या सेपरेट करता है? यूराल की पर्वत, ठीक। तो देखिए, ये है आपका एशिया और ये है आपका यूरोप, ये है आपका यूराल माउंटेन्स। तो ये जो यूराल माउंटेन्स हैं वो एशिया को यूरोप से सेपरेट करते हैं। कभी कभी जब एशिया और यूरोप को एक साथ मिलकर पढ़ा जाता है तो इसको यूरेशिया भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। एशियन कॉन्टिनेंट के कुछ और फीचर्स की बात करें तो आप लोग जानते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में मेजर माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं? हिमालयास, सुलेमान बेग, काराकोरम, ठीक, कुनलुन माउंटेन्स। तो ये सब मेजर माउंटेन रेंजेस हैं एशियन कॉन्टिनेंट में जो पाई जाती हैं। उसके अलावा रिवर्स की बात करें
कि एशियन कॉन्टिनेंट में मेजर रिवर्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? इंडिया में गंगा रिवर, ठीक है, चाइना में यांगसी रिवर, ऐसे ही मेकोंग रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर, ये सब मेजर रिवर्स हैं। अगर इस वाले पार्ट में करें यूराल माउंटेन से जो ईस्ट में इधर आता है, तो ओब, येनिसी, लेना, इसको आप एटलस में देखते जाइए, ये सब मेजर रिवर्स हैं जो पाई जाती हैं। तो मेजर माउंटेन्स हमने देख लिए एशियन कॉन्टिनेंट में, मेजर रिवर्स देख लिए, ठीक। उसके अलावा डेजर्ट की बात करें तो आपका गोबी डेजर्ट पाया जाता है यहां पे, ये देखिए ये गोबी डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है, गोबी डेजर्ट पाया जाता है। तो ये कुछ और फीचर्स हैं एशियन कॉन्टिनेंट के। इसको मैं एक बार आपको गूगल अर्थ पे भी दिखा देता हूं। ये देखिए ये आ गया आपका एशिया वाला पार्ट। ये देखिए ये है हिमालयन ग्लेशियर्स, ठीक है, ये आपका हिमालयन ग्लेशियर्स वाला पार्ट है। ये देखिए लेक्स पड़ रही हैं आपकी, ये रसा वाला पार्ट आ गया आपका। तो आगे चलते हैं। एशियन कॉन्टिनेंट की हमने बात कर ली, हमने उसके फीचर्स देख लिए, उसके कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस ट्रेस कर लिए हमने, मेजर रिवर ट्रेस कर ली कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगले कॉन्टिनेंट की बात करेंगे और वो है आपका यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। तो इस स्लाइड को आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो यूरोप आप देख रहे होंगे, ये है यूरोप, यूराल माउंटेन से वेस्ट की तरफ, ये वाला है आपका यूरोप, ये है आपका यूरोप, ठीक है। एशिया के कंपैरिजन में यूरोप बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक। अब अभी आपने देखा था यूराल से किधर पे है, ये वेस्ट की तरफ, तो यूरोप कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट में पड़ता है। फिर अगली चीज, आर्कटिक सर्किल या उत्तरी ध्रुव जो रेखा है
वो इससे पास होती है। आर्कटिक सर्किल कितना होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है वो पास होता है कहां से, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। तो देखें ये कहां से पास होता है, ये है आपका आर्कटिक सर्किल लाइन, ये है आपका यूरोप। तो देखिए इसमें पास हो रही है ना, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है आपकी नॉर्वे स्वीडन इससे होके जा रही है कि नहीं। तो आर्कटिक सर्किल या 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है वो कहां से होकर गुजरती है, यूरोप के कुछ पार्ट से होकर गुजरती है। ठीक है, फिर आगे की बात करें, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अगर वेस्ट में बात करें यहां पे, तो यहां पे कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, यूरोप के साउथ में बात करें तो ये कौन सा ओशियन है, मेडिटेरेनियन ओशियन है। क्लियर। और यूरोप के नॉर्थ में बात करें तो ये कौन सा ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है। तो देखिए 3 तरफ से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है कि नहीं। इधर कौन सा है, यूरोप के ईस्ट में कौन सा है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न पार्ट में, इस वाले पार्ट में कौन सा है, अटलांटिक ओशियन। इधर कौन सा है, मेडिटेरेनियन ओशियन या भूमध्य सागर। और नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशियन। तो 3 तरफ से ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। ठीक है, कुछ और फीचर्स की बात करें यूरोप कॉन्टिनेंट की, तो मेजर जो माउंटेन रेंजेस यूरोप में पाई जाती हैं वो कौन सा है आपका, एल्प्स। एल्प्स जो है वो मेजर माउंटेन रेंज है यूरोप की। क्लियर। एल्प्स के अलावा जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वाला पार्ट है, नॉर्वे स्वीडन वाला, वहां पे भी आपकी जोलेन माउंटेन्स पाई जाती हैं। ये वाला यहां पे देखिए, यहां पे जोलेन माउंटेन्स है, यहां पे आपका एल्प्स है, यहां पे आपकी जोलेन माउंटेन्स है। ठीक है। रिवर्स की बात करें तो ब्रिटेन में आपका थेम्स रिवर है, यहां पे आपका थेम्स रिवर है, सीन रिवर है, राइन रिवर है, रोन रिवर है, लोअर रिवर है, ऐसे कई सारे रिवर्स चैनल हैं यहाँ पे, डैन्यूबे रिवर है। ठीक है। तो मेजर माउंटेन रेंजेस हो गए, आपका रिवर्स हो गए। प्लेट्यूज की बात करें तो आप पाएंगे यहाँ पे एक ब्लैक फॉरेस्ट करके एरिया दिया गया है, आइबेरियन पेनिनसुला करके एरिया दिया गया है। ये सब इसके प्लेटू या पठार वाले रीजन है। तो आप एटलस में इन चीज़ों को साथ साथ में मेरे ट्रेस करते जाएं यूरोप के मैप में। ठीक, अब आगे चलें, अगले कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, अफ्रीका। इसको देख लें आप एक बार। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एशिया के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। जो इक्वेटर है या 0 डिग्री लाइन है, जो भूमध्य रेखा है, वो अफ्रीका के मिडिल से होकर गुजरती है, अफ्रीका के बीच से होकर गुजरती है। तो देखिए अब ट्रेवर्स कीजिए इक्वेटर, ये इक्वेटर 0 डिग्री लाइन है। ये देखिए, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मिडिल से होकर गुजर रही है 0 डिग्री लाइन। ये आपका जो कॉन्गो वाला, युगांडा, केन्या वाला पार्ट है, देखिए आप एटलस में। ठीक है, ये है आपकी 0 डिग्री लाइन, कॉन्गो, युगांडा, केन्या, इसके पार्ट से होकर गुजरेगी आपकी 0 डिग्री लाइन। ठीक, तो इक्वेटर इसके मिडिल से होकर गुजरती है। और अफ्रीका की बात करें तो 0 डिग्री लाइन जो है, अफ्रीका जो है वो मोस्टली जो है किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, वो मोस्टली जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो मैंने आपको लैटिट्यूड पढ़ाते टाइम बताया था कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है उसके नॉर्थ में नदर्न हेमिस्फीयर होता है और उसके साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो अफ्रीका का बहुत बड़ा एक पार्ट
नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब अफ्रीका केवल एक ऐसा ही कॉन्टिनेंट है, केवल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे तीनों रेफरेंस लाइन कौन कौन सी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ट्रॉपिक कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होती हैं। देखते हैं, ये है आपकी इक्वेटर, यहां से पास हो रही है। ठीक है, नॉर्थ में जाएं तो ये देखिए अफ्रीका के नदर्न पार्ट से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपकी इक्वेटर। थोड़ा साउथ में आप जाएंगे तो ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों जो हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट या रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान कहां पाया जाता है? अफ्रीका। जो नदर्न अफ्रीका है वहां पे सहारा डेजर्ट पाया जाता है। यह है आपका सहारा डेजर्ट। ठीक है, ये आपका सहारा डेजर्ट है। ये वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। ठीक, अब क्योंकि हमने बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, जो सन की रेज होती हैं वो क्या होती जाती हैं? स्लैंट होती जाती हैं। इसकी वजह से हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बड़े एरिया में और पोल्स की तरफ कम टेम्परेचर हो जाता है और इक्वेटर की तरफ ज़्यादा टेम्परेचर होता है। मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे हम पोल्स से इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? इक्वेटर के पास है कि नहीं, 0 डिग्री लाइन के। तो सहारा रेगिस्तान कैसा डेजर्ट होगा? हॉट डेजर्ट होगा कि नहीं, गर्मी होगी कि नहीं यहाँ पे? तो सहारा डेजर्ट जो है वो कैसा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है। ठीक है, क्लियर? आगे बात करें, द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियंस एंड सी। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये देखिए इसके वेस्ट साइड में कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है। क्लियर? ईस्ट में कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन है। साउथ में कौन सा ओशियन है? एंटार्कटिक या सदर्न ओशियन है। और नॉर्थ में कौन सा ओशियन है? मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर है। तो ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? ओशियन और सी से घिरा हुआ है। क्लियर? और कुछ फीचर्स की बात करें, मेजर रिवर की बात करें तो अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट है वहां पे एक मेजर रिवर कौन सी पाई जाती है? नाइल रिवर। तो जो नाइल रिवर होती है वो मेजर रिवर चैनल है यहाँ का। माउंटेन्स की बात करें तो अफ्रीका के जो नदर्न पार्ट है वहां पे एटलस माउंटेन पाया जाता है। क्लियर? तो ये अफ्रीका के कुछ फीचर्स हो गए आपके। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अब इसको आप एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए इसके। जो उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये एशिया और अफ्रीका के बाद थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। अब देखें अगर हम, तो ये नॉर्थ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? पैनामा इस्थमस ऑफ पैनामा भी बोलते हैं। क्लियर? ये जो पैनामा इस्थमस है वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक, अगला पॉइंट देखें,
जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, अगर उसको हेमिस्फीयर के सेंस में बात करें तो किस हेमिस्फीयर में पड़ता है ये? एक तो अगर लैटिट्यूड वाइज बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में है, अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाइज बात करें तो ये किस हेमिस्फीयर में है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर? तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कहां पे पड़ता है? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आगे आते हैं। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट 3 तरफ सराउंड होता है ओशन से। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। देखिए इसके इस तरफ कौन सा ओशन है? इसके ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन है, इसके वेस्टर्न साइड में पैसिफिक या प्रशांत महासागर है, और इसके नदर्न साइड में आर्कटिक ओशन है। ठीक, तो ये 3 तरफ ओशन से घिरा हुआ है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मेजर माउंटेन्स देखें तो अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके वेस्टर्न जो मोस्ट पार्ट है वहां पे मेजर एक माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं रॉकी माउंटेन रेंजेस। ठीक है, इसके ईस्टर्न पार्ट में एप्लीशियन माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। ठीक है, रिवर चैनल की बात करें तो यहां पे मिसिसिपी रिवर है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके डिस्चार्ज होती है। घास के मैदान की बात करें, ग्रासलैंड्स की बात करें तो यहां पे प्रायरीज ग्रासलैंड पाए जाते हैं। अब यहां पे मैं आपको केवल बताए दे रहा हूं एक एक चीज, ये सभी चीजें डिटेल में होंगी। एप्लीशियन माउंटेन, रॉकीज माउंटेन, मिसिसिपी रिवर, प्रायरीज ग्रासलैंड, तो इन सब के बारे में डिटेल में आगे हम बात करेंगे। बट अभी मैं आपको एक बेसिक बताए देता हूं, बेसिक ओरिएंटेशन दे देता हूं कि किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी मेजर नेचुरल फीचर्स हैं। ठीक, तो रॉकीज माउंटेन हो गया, एप्लेशियन माउंटेन हो गया, मिसिसिपी रिवर हो गया, प्रायरीज ग्रासलैंड या घास के मैदान हो गए। तो ये सब आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की बात करें, साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। यह है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इक्वेटर कहां से पास होती है? मैंने मैप में उसमें आपको बताया था, मैप वाले लेक्चर में। यह है इक्वेटर पास हो रही है। तो देखिए 0 डिग्री लाइन यहां से पास हो रही है। तो बहुत छोटा सा पार्ट इसका नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, उत्तरी गोलार्ध में, और मोस्ट ऑफ द पार्ट साउथ अमेरिका के किस हेमिस्फीयर में है? सदर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक, ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशियन। और वेस्ट में कौन सा ओशन है इसके? पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। क्लियर? फिर द इंडीज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ साउथ अमेरिका। जो इंडीज माउंटेन है वो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में रन करती हैं, नॉर्थ से साउथ तक। ये देखिए, ये आपकी इंडीज माउंटेन्स हैं जो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रन कर रही हैं। ये सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड की। ठीक है, इंडीज माउंटेन रेंजेस। फिर साउथ अमेरिका में ही वर्ल्ड की सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, वो कहां पे पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। क्या नाम है उसका? अमेजॉन रिवर। तो ये आपकी अमेजॉन रिवर है, इसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज। तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर कहां पे पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। क्या नाम है? अमेजॉन। ठीक है, तो अमेजॉन रिवर पाई जाएगी यहां पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड उसके अलावा एंटार्क्टिका।
एक बार आप इस स्लाइड को देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट किस हेमिस्फीयर में पड़ता है? ये कंप्लीटली किस हेमिस्फीयर में पड़ता है? सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में आता है पूरी तरीके से। अब जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है ये हर साइड किससे घिरा हुआ है? ओशियंस और सीज से, ठीक है। इधर देखिए इसके इस टाइप, इसके जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पे इंडियन ओशियन होता है, ठीक है। इसके ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन है, इसके साउथ में सदर्न ओशियन है या एंटार्क्टिक ओशियन है, और इसके नॉर्थ में भी आपका इंडियन और पैसिफिक ओशियन है। क्लियर? तो ये चारों तरफ जो है ओशियंस और सीज से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट या द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। क्यों द्वीपीय या आइलैंड कॉन्टिनेंट? आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? ओशियंस और सीज से, ठीक है। इसलिए इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ मेजर फीचर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे एक मेजर माउंटेन रेंज है जिसको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके ओशियानिक पार्ट में जाएं तो एक कोरल रीफ है जो कि बहुत बड़ा एक स्ट्रेच है कोरल रीफ का ओशियानिक पार्ट में ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ पे एक कोरल रीफ है यहाँ पे जिसको हम द ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं। कोरल रीफ कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक। अब ये कैलकेरियस डिपॉजिट्स या कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ज्योग्राफी का, जिसको हम नेक्स्ट जो आगे आने वाले एडवांस्ड लेक्चर्स हैं एनसीईआरटी के वहाँ पे आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया में मेजर फीचर्स कौन कौन से हो गए? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये माउंटेन रेंज है। थोड़ा सा ओशियानिक पार्ट की तरफ जाएं इसके तो यहाँ पे एक ग्रेट बैरियर रीफ या कोरल रीफ मिलती है यहाँ पे, ठीक। ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पार्ट है, जो इसका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्ट है, ये डेजर्टिक कंडीशंस होती हैं, ये रॉकी डेजर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर जो होता है वो मॉइस्चर इस माउंटेन बैरियर को क्रॉस करके वेस्ट साइड नहीं आ पाता है, इसलिए इसके पश्चिमी भाग में सूखा रहता है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में आगे करेंगे। खैर अभी मैं आपको इतनी चीज़ें बता देता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। फिर जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है वो है आपका एंटार्कटिका। ये है आपका एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब जो एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये कहाँ पाया जाता है? किस हेमिस्फीयर में? ये सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जा रहा है आपका, 0 डिग्री लाइन से साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये कहाँ पे है? एट द सेंटर ऑफ द एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जो साउथ पोल है वो एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के सेंटर में, मध्य में पाया जाता है, ठीक। अब एक चीज मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते हो, टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। पोल्स पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है। आइस शीट्स मिलते हैं यहाँ पे, एक्सट्रीम कोल्ड है, बर्फ की शीट्स मिलती हैं, आइस शीट्स मिलती हैं। क्योंकि आइस शीट्स हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम कोल्ड है, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। और ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, बट कुछ रिसर्च स्टेशंस अलग अलग कंट्रीज ने यहाँ पे स्टेब्लिश करे हुए हैं। जैसे इंडिया ने भी मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम से 2 रिसर्च स्टेशन यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बात। तो हमने एक एक करके जो 7 आपके मेजर कॉन्टिनेंट्स थे
उनके बारे में, कुछ उसके नेचुरल फीचर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। तो ये आपका जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट था वो यहाँ पे जाके, जो भूमंडल वाला पार्ट था वो यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन एडवांस क्लासेस में होंगी आपकी। अब अगला जो स्फीयर स्टार्ट होता है वो है आपका हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल। ठीक, तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है कि वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, वाटर उसके विभिन्न अवस्थाओं में उसको मिला के क्या बनता है, जलमंडल। जल की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं को मिलाकर जल मंडल का निर्माण होता है। तो वाटर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे पाया जाता है? एक है आपका रनिंग वाटर, कहां पाया जाता है ये? ओशंस में, महासागर में, नदियों में, लेक्स में। क्लियर? दूसरा वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है? आइस के रूप में। जो हिमनद या ग्लेशियर्स होते हैं उसमें आइस के रूप में वाटर होता है। एक और फॉर्म होता है आपका जो ग्राउंड वाटर होता है, आपका भूजल होता है इसके फॉर्म में। फिर वाष्प के रूप में वाटर वेपर, जो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में वाटर वेपर होता है, उसके फॉर्म में वाटर पाया जाता है। ठीक, तो ये सब फॉर्म्स मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल। कौन कौन से? रनिंग वाटर, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर। ठीक, ये सब मिलके क्या बनाते हैं आपके? हाइड्रोस्फीयर। अगर बात करें तो जो अर्थ का जो टोटल 100% एरिया है उसके 71% एरिया पे क्या है? वाटर है, पानी है। ठीक है, अब जितना भी पानी अर्थ पे है उसका 97% ऑफ द वाटर कहां पे है? ओशियंस में। और ओशियंस का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है, तो उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो वाटर तो बहुत है, अर्थ के 71% पार्ट पे वाटर ही है, बट जो फ्रेश वाटर जो हमारे लिए अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए वो लेस देन 1% है। क्लियर? तो इतना वाटर होने के बाद भी वाटर स्कैरसिटी की कंडीशन आती है। इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स। ये देखिए आपका ग्लेशियर्स है यहाँ पे, तो ग्लेशियर्स के फॉर्म में आपका ये वाटर है, ये आपके ग्लेशियर्स हैं ये। ठीक है, ग्लेशियर्स आइस के फॉर्म में यहाँ पे वाटर है ये। फिर ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने के बाद ये नदियों के फॉर्म में ओशियंस स्लोप से होते हुए ओशियंस में जाके मिलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस। ये आपका ओशियन हो गया, ये आपकी रिवर हो गई। क्लियर? ऐसे ही ग्राउंड वाटर, तो जो वाटर आपके लैंड सरफेस पे पड़ता है, ये लैंड सरफेस पे जो रॉक्स होती हैं उनमें क्या होते हैं? क्रैक्स होते हैं। इन क्रैक से वाटर क्या हो जाता है? सीप हो जाता है अंदर। ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? अंडरग्राउंड वाटर, भूजल के रूप में। फिर वाटर वेपर के रूप में भी वाटर कहाँ पे पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में। तो आपका जो वायुमंडल है वहाँ भाप के रूप में भी वाटर पाया जाता है। तो हमने देखा कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वाटर पाए जाते हैं और ये सब एक साइकिल में होके क्या बनाते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कैसे? जो वाटर वेपर होता है एटमॉस्फेयर में, जो वाष्प होती है वो कंडेंस होके बादल बनाती है, बादल से पानी आता है, वो पानी एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर में ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन करता है, वो मेल्ट होता है तो रिवर आपकी बनती है। फिर वो रिवर वाटर या जो ओशन वाटर होता है वो इवेपोरेट होके, वाष्पीकृत होके फिर वाटर वेपर में बदल जाता है। तो वाटर एक साइकिल के रूप में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो रनिंग वाटर हो सकता है, रिवर स्ट्रीम्स में, लेक्स में, ओशंस में, वो ग्लेशियर्स में जो आइस होती है उसके फॉर्म में हो सकता है, वो अंडरग्राउंड वाटर या भूजल के रूप में हो सकता है, और वो वाटर वेपर या वाष्प के रूप में हो सकता है। ठीक, तो हाइड्रोस्फीयर में ये चीज हमने जान ली। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोस्फीयर में जो इसका मेजर पार्ट है कौन सा? ओशंस।
ओशियंस में देखेंगे कौन कौन से मेजर ओशियंस हैं, उसमें हम इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन की बात करेंगे। ठीक, उसके अलावा मैं वहाँ पे आपको ओशियानिक मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि ओशियन में जो वाटर होता है वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट करता है, वेव्स हो गई, टाइड्स हो गई, करेंट्स हो गया। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोस्फीयर के अलावा हम बात करेंगे वहाँ पे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में मैं आपको बताऊंगा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आपको अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस से मिलकर बना होता है। एटमॉस्फेयर के बाद हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर में मैं आपको फ्लोरा और फौना की बात करूंगा। ठीक है, तो जब ये चारों डोमेन्स आपके खत्म हो जाएंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, तब आपका चैप्टर 5 जो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ वो कंप्लीट हो जाएगा वहाँ तक। तो तब तक मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तब तक आप लोग मैप बनाना मैंने सिखा ही दिया है, और आज एक एक कॉन्टिनेंट के नेचुरल फीचर्स भी मैंने बता दिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग मैप बनाएंगे, उस मैप में हर एक कॉन्टिनेंट का जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं, मेजर रिवर्स हैं, प्लेटूज हैं, लेक्स हैं, उन सब को आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एटलस आप लोग यूज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।